आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में। आज हम लोग क्लास 7 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम से संबंधित है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है तो क्या कहलाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जल जो है महासागर में रहता है, महासागर से गर्म होकर वो क्या करता है, वायुमंडल में पहुंचता है। वायुमंडल में क्या होता है, फिर संघनित होकर वो क्या कर बारिश के रूप में स्थल पे गिरता है। तो एक चक्र लगाता रहता है, ठीक है ना, इसको हम लोग जल चक्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल एवं हिमनद है। हम लोग जानते हैं कि जल दो तरह का होता है, एक लवणीय और अलवणीय। तो नदी, तालाब और हिमनद में जहाँ पर बर्फ जमे रहते हैं उसमें कौन सा जल पाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि वहाँ पर लवणीय जल पाया जाता है। अलवणीय जल कहाँ पाया जाता है, समुद्रों में पाया जाता है, महासागरों में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है, इसमें अधिकांश क्या पाया जाता है। यानी जो जल होता है वो लवणीय होता है, किसके कारण लवणीय होता है, उसमें कुछ तो पदार्थ पाए जाते होंगे जिसके कारण वो लवणीय है। तो ऑप्शन नंबर ये दिया सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा दिया अमोनियम क्लोराइड, तीसरा दिया सोडियम क्लोराइड। हम लोग जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो लवणीय जल में पाया जाता है लवण के रूप में, इसी से क्या बनता है, नमक बनता है, जिसको हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं। अगर ऑप्शन में नमक भी दे दे तो नमक भी मारना है, ठीक है। लवणीय जल यानी जिसमें लवण की मात्रा उपस्थित हो, अलवणीय मतलब जिसमें लवण की मात्रा उपस्थित नहीं हो। अगला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी के सतह के कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है, लगभग में बताना है। हमारा पृथ्वी गोल है, ठीक है ना, गोल है, तो इसमें कितना प्रतिशत भाग जल है और कितना प्रतिशत भाग स्थल है, ये हमको जानकारी रखना बहुत जरूरी है और इस चैप्टर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पूछा जल का क्या प्रतिशत है, ठीक है ना, तो 90% दिया है, 30% दिया है, 70%। तो हम लोग जानते हैं कि 3/4 भाग यानी 3/4 यानी 70-75% के करीब जो है पृथ्वी में हमारा जल भरा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, यानी 3, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर 3 दे दिए सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर सब सी सी यहाँ 3 सी होगा, ए बी सी ऑप्शन में, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, पृथ्वी की कुल जल का कितना प्रतिशत भाग लवणीय जल है, ठीक है। यानी पृथ्वी में हमारा 100% अगर जल है मान लो, तो उसमें से कितना प्रतिशत भाग लवण युक्त है, यानी जो महासागरों समुद्रों में है, ठीक है ना। और तो वही पूछा जा रहा था। 98% ऑप्शन दिया, 2% दिया, 70%। तो हम लोग जानते हैं कि 98% पानी जो है वो लवणीय जल है, जिसका प्रयोग हम लोग अपने खान पान में नहीं कर सकते हैं, मानव यूज के लिए नहीं है और ये पीने योग्य नहीं होते हैं, ठीक है। तो 98%, बाकी 2% है। तो इसलिए पूरा पृथ्वी में जल होते हुए भी आदमियों की पानी की किल्लत होती है, क्योंकि हमारे पास जो अलवणीय जल है जिसको हम लोग पीते हैं या यूज करते हैं नहाने धोने खाने पीने में, वो बहुत ही कम मात्रा में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है, यानी पीने योग्य जल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 98% ऊपर में दे दिया, कितना बचता है, 2%। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2%, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न होता है।
यानी सूर्य और चंद्रमा जो इसको अपने गुरुत्व बल या गुरुत्व बल उसको बोलते हैं जो अपने ओर किसी चीज़ को खींचना, यानी सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, तो इसके एक बल के कारण पृथ्वी को खींचता है, जिसके कारण क्या उत्पन्न होता है? सुनामी, ज्वार भाटा, भूकंप। तो सही आंसर इसका होगा ज्वार भाटा। हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा और सूर्य के कारण, जो उसके बल के कारण क्या ज्वार भाटा होता है, जिससे पानी समुद्रों का ऊपर की ओर खींच लेता है, कभी कम कर देता है, कभी ज़्यादा कर देता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बृहद ज्वार भाटा कब आता है? तो दिया अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, इनमें से दोनों। तो हम लोग बृहद ज्वार भाटा कब आता है? जब पृथ्वी, सूर्य, मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है ना, सन है, ये मून है, ठीक है, और ये हमारा पृथ्वी यानी अर्थ है। जब तीनों एक ही दिशा में होते हैं तो क्या होता है? जो ज्वार भाटा होता है मैक्सिमम आता है। ठीक है ना। तो अमावस्या और पूर्णिमा के दोनों के दिन, इसके लिए आंसर सी सही हो जाएगा। दोनों दिन क्या होता है? जो बृहद ज्वार भाटा, यानी ज्वार भाटा का साइज जो होता है वो अधिक होता है। ठीक है ना। अधिक ऊंचाई तक उसके तरंगें होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब महासागर का जल अपने निम्नतम स्तर, यहाँ होगा, यहाँ गलती दिया थोड़ा, स्तर तक आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी जो महासागर, इस तरह पृथ्वी, इतना बड़ा महासागर है, ठीक है ना, पानी क्या, निकटतम घिंचते, मतलब पानी कम होते होते बहुत निकटतम स्तर तक चला जाता है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? यानी तट से बहुत पीछे की ओर घट जाता है, घिस जाता है, ठीक है ना, कम हो जाता है पानी, क्या कहते हैं इसको? ज्वार भाटा, सुनामी। तो इसको हम लोग भाटा कहते हैं। ठीक है ना। भाटा में क्या होता है? जो तट का जो जल होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण समुद्र में पानी की कमी हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, जब महासागर के जल अपने अधिकतम ऊंचाई तक उठकर तट के बड़े हिस्से को ढक लेता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका जस्ट ऑपोजिट, यानी यहाँ तक समुद्र में पानी है तो क्या अगर अधिक पानी मात्रा हो जाए, अगर यहाँ तक घेर लेगा तो उसे क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। जस्ट उसका उल्टा। ठीक है ना। भाटा में क्या का पानी कम होगा और ज्वार में अधिक हो जाएगा पानी, समुद्र के तटीय क्षेत्र में। ठीक है। और ये दोनों किसी कारण होता है? सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्व बल के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें क्या कहते हैं? यानी महासागरीय सतह इस तरह होगा तो पानी इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह करता रहेगा, क्या कहेंगे इसको? हम लोग तरंग कहेंगे। ठीक है ना। जो समुद्र में हमेशा तरंग इस तरह लहर आता रहेगा, इसको लहर भी बोल सकते हैं, तरंग भी बोल सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिन में 2 बार महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? यानी इस तरफ महासागर है हमारा, ये तट है हमारा, मान लो इधर पानी भरा हुआ है, तो 2 बार, एक बार पानी घसक जाना, एक बार पानी भर जाना, दिन में 2 बार इस तरह होता है, तो उसको क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है ना। बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ उत्पन्न होती है? जो हमारा गर्म महासागरीय धारा, यानी जो जल धाराएं बहती है गर्म वाली, वो कहाँ उत्पन्न होती है? तो हम लोग पढ़े हैं, ऑप्शन दिया, ध्रुवों के निकट, भूमध्य रेखा के निकट, दोनों जगह पर। तो भूमध्य रेखा के निकट वो उत्पन्न होते हैं। भूमध्य रेखा निकट उत्पन्न होकर वो निम्न अक्षांशों की ओर या ध्रुवों की ओर जाता है। ठीक है ना। गर्म जल धाराएं इस तरह बहती हैं, भूमध्य रेखा हो गया, ये चारों तरफ इस तरह बहते हैं। ठीक है ना, जो गर्म जल धाराएं। अगला पूछा, सामान्यतः ठंडी महासागरीय धाराएं कहाँ उत्पन्न होती है? तो हमारा इस तरह पृथ्वी है, इस तरह भूमध्य रेखा है। ठीक है ना। तो कहाँ उत्पन्न होती है? ध्रुवों के निकट, भूमध्य रेखा के निकट, दोनों जगह में। तो ये ध्रुवों के निकट आसपास बहते घूमते रहते हैं। ठीक है ना, इस तरह ध्रुवों के निकट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है। और एक चीज़ है कि जहाँ ठंडी जलधारा प्लस गर्म जलधारा मिलती है उस महासागर में मछली का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम याद रखेंगे, इसको लिखाए नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो 15वां नंबर क्वेश्चन है, लेब्राडोर महासागरीय जलधाराएं होती है, तो ठंडी जलधाराएं होती है या गर्म जलधाराएं होती है? तो लेब्राडोर महासागरीय जलधाराएं क्या होती है? ठंडी जलधाराएं होती है। तो ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम महासागरीय जलधाराएं होती है, गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधाराएं होती है? तो यहाँ पर दे ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका?
गर्म जलधाराएं। तो दोनों याद रखेंगे हम। लेब्राडोर हो गया ठंडी जलधाराएं और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होगी। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर क्वेश्चन। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती है। इसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी के उद्गार, जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाले विशाल ज्वारीय तरंग यहाँ पर होगा उत्पन्न हो सकती है, जिसे कहा जाता है, क्या कहते हैं, भूकंप, सुनामी, ज्वार भाटा। सही आंसर हो जाएगा सुनामी। जब लहरों की ऊंचाई, जो पानी इस तरह बहता है, इस तरह होता है, सॉरी गड़बड़ हो गया, दिखाते हैं आपको। लहर ऐसे होता है ना, इस तरह ना। तो पानी का जो समुद्री लहर है, इसकी ऊंचाई अगर 15 मीटर तक का हो जाए, 15 मीटर से ऊपर हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सुनामी कहेंगे। ये कैसे उत्पन्न होता है, जब समुद्र के नीचे या तो भूकंप हो गया है, या भूस्खलन हो गया है, या फिर ज्वालामुखी उत्पन्न हुआ है, तो ये चांस आता है। ये बहुत ही विनाशकार है, तटीय क्षेत्र के लिए बहुत ही विनाशकार है। इससे जान माल की बहुत ही अधिक क्षति होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मृत सागर कहाँ है। हम लोग जानते हैं कि मृत सागर में जो है खारा यानी लवण की मात्रा सबसे अधिक है। उस थोड़ा सा पानी में अगर लवण इतना अधिक है कि उसमें तैरना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो कहाँ है, इजराइल में, भारत में, ब्राज़ील में। इसका सही आंसर है इजराइल में। मृत सागर कहाँ है, इजराइल में। और मृत सागर के जल में लवण की घनत्व बहुत अधिक है। अगला क्वेश्चन है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। यानी खारा पानी है, विश्व में इसका होगा, विश्व में खारा पानी की सबसे बड़ी झील क्या है, वुलर झील, कैस्पियन सागर, मृत सागर। सही आंसर हो जाएगा इसका कैस्पियन सागर। यही पूछेगा भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील क्या होगा, हो जाएगा चिल्का झील, जो कहाँ है और स्थित, उड़ीसा में। चिल्का झील भारत में सबसे बड़ा खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है हमारा और अंतिम क्वेश्चन, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो ऑप्शन दिया है वुलर झील, कैस्पियन सागर, मृत सागर। मीठे पानी यानी अलवणीय जल, ठीक है ना। तो क्या ऑप्शन दिया है, वुलर झील, कैस्पियन सागर, मृत सागर। सही आंसर हो जाएगा वुलर झील। अगर यही क्वेश्चन विश्व में पूछा जाए कि विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है, तो क्या कौन सा है, क्या कहलाएगा वो, सुपीरियर झील। ठीक है, तो इस तरह आज हम लोग इस चैप्टर से 20 क्वेश्चन को सॉल्व किए और 1-2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बताएं जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हम इसी तरह के वीडियो आगे देते रहेंगे। धन्यवाद।